एक गांव है रामपुर, जहां मुरली नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गोपी और एक 5 साल का बेटा राजू था। मुरली अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहता था। अरे भाग्यवान, सुबह के 8 बज गए हैं और तुमने अभी तक राजू को तैयार नहीं किया। विद्यालय के लिए देरी हो रही है, जल्दी से तैयार करो। नहीं पिताजी, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। विद्यालय बहुत दूर है, इसीलिए चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। अरे बेटा, तुझे पता है शिक्षा प्राप्त करना है कितना ज्यादा आवश्यक है, और वैसे भी तुझे ऊंची पढ़ाई करके कलेक्टर जो बनना है। लेकिन पिताजी, विद्यालय बहुत दूर है। अरे बेटा, मैं तुझे अपनी बैलगाड़ी पर बिठाकर विद्यालय ले जाऊंगा और बैलगाड़ी पर बिठाकर ही घर लेकर आऊंगा। तू चिंता क्यों करता है? फिर मुरली अपने बेटे को बैलगाड़ी पर बिठाकर विद्यालय छोड़ने के लिए जाता है। बेटा राजू, देखो तुम्हारा विद्यालय आ गया है। अच्छे से पढ़ाई करना और समय पर खाना भी खा लेना। अब मैं चलता हूँ, मुझे खेतों पर भी जाना है। मुरली इतना कहकर अपने खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर देखता है उसका एक बैल बीमार था। अरे बेटा मोती, तू ऐसे ही क्यों पड़ा है? आज खेतों पर काम नहीं करना है क्या? मुरली बैल को हाथ लगाकर देखता है। हे भगवान, मोती को तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है मोती, तू आज आराम कर ले, मैं अपने हाथों से ही खेत जोत लूंगा। फिर मुरली अपने हाथों से खेत जोतने लगता है और कुछ घंटे ऐसे ही खेतों में काम करने के बाद दोपहर हो जाती है। काम करते करते कब 12 बज गए, मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब तक तो राजू के विद्यालय की छुट्टी भी हो गई होगी। चलो मैं उसे लेने चला जाता हूँ। मुरली तेजी से बैलगाड़ी लेकर अपने बेटे के विद्यालय जाता है। अरे पिताजी, आज आपने फिर देर कर दी। मैं कितनी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अरे बेटा, मुझे माफ कर देना, वो खेतों पर काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। मुरली तुरंत अपने बेटे को बैलगाड़ी में बिठा लेता है और घर के लिए निकल जाता है। गोपी, ये लो, तुम्हारा बेटा आ गया है। अच्छा ठीक है, अब मैं खेतों पर जाता हूँ और आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि आज सारा काम मुझे अकेले ही करना है। वो मोती को बुखार आ गया है। मुरली खेतों में दिन भर काम करता है और रात हो जाती है। वो घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक मिठाई वाले की दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, गरम गरम जलेबियाँ, ये तो राजू को बहुत पसंद है। एक काम करता हूँ, थोड़ी जलेबियाँ पैक करवा लेता हूँ। राजू जलेबियाँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अरे भाई, जरा 20 रुपए की जलेबियाँ पैक कर दीजिए। अरे मुरली भाई, तुम हमेशा जलेबी ही क्यों ले जाते हो? इतनी सारी और मिठाइयाँ भी तो है, उन्हें भी कभी ले जाया करो। अरे भाई, वो मेरे बेटे को जलेबियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए हमेशा उसके लिए जलेबियाँ ही लेकर जाता हूँ। मुरली अपने बेटे राजू के लिए जलेबियां ले जाता है। अरे बेटा राजू, देखा तो मैं तेरे लिए जलेबियां लेकर आया हूँ। अरे वाह पिताजी, आपको कैसे पता कि आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन था? इतना कहकर राजू अकेले ही सारी जलेबियां खा जाता है। अरे बेटा, कुछ जलेबियां अपने पिताजी को भी खिला देता। अरे कोई बात नहीं, खाने दो, बच्चा ही तो है ना। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और ऐसे दिन बीतने लगे। माधव रोज अपने बेटे को बैलगाड़ी से विद्यालय छोड़ने जाता और स्वयं भूखा रहकर अपने बेटे का पेट भरता। उसके लिए नए नए कपड़े लेकर आता, चाहे उसके कपड़े कितने ही फटे और गंदे ही क्यों ना हो। उसे केवल अपने बेटे की ही चिंता रहती थी। 16 साल बीत जाने के बाद राजू 12 पास कर लेता है और अपने घर आता है। पिताजी, मैंने 12 कक्षा पास कर ली है। बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही मेरा नाम रोशन करते रहना।
अभी तो तुझे कलेक्टर की भी पढ़ाई करनी है और तू ना पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं ना तेरी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दूंगा और मैंने तेरे लिए एक उपहार भी रखा है। अच्छा, वो क्या है पिताजी? वो बेटा अपने जमींदार जी है ना, मैंने उन्हीं के पास तेरे लिए एक जमीन खरीद कर रखी है। अरे पिताजी, जमीन लेने का क्या फायदा? वैसे भी जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो आप और माँ मेरे साथ शहर में ही रहने लगना। अरे बेटा, तेरा शहर में तू ही रह, मैं और तेरी माँ यही गांव में ही रहेंगे। और बेटा, हम तो तेरे बच्चों को ही खिलाएंगे जैसे तुझे खिलाया है। अरे पिताजी, क्या आप भी चलिए, अब खाना खा लेते हैं। कल सुबह मुझे शहर के लिए भी तो निकालना है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेटा, ठीक से जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना और तू पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं तुझे हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद राजू शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ मुरली अपने खेतों में दिन रात काम करता है और राजू भी जी तोड़ पढ़ाई करता है और आखिरकार वो एक दिन कलेक्टर बन ही जाता है। और राजू सबसे पहले अपने पिताजी को फोन लगता है। पिताजी, आपका सपना पूरा हो ही गया, मैं कलेक्टर बन ही गया। ये सब केवल आपकी ही वजह से हुआ है। अरे बेटा, इसमें मैंने क्या किया है? ये सब तो भगवान की कृपा है। मेरा तो कर्तव्य था पैसे लगाना और तूने मेरी नाक काटने से बचा लिया, मेरा नाम रोशन कर दिया। मुरली खुशी के मारे सारे अरे गांव में महेश, मिठाइयाँ बांटता ये ले है। मिठाई खा, आज मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। मुरली भाई, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अब तो आप शहर में जाकर रहोगे, हमें याद रखोगे भी या नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा कलेक्टर बना है, मैं नहीं। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ इसी गांव में रहूंगा। फिर सारे गांव में मिठाइयाँ बांटने के बाद मुरली रात होने पर अपने घर आता है। अरे कलेक्टर की माँ, ओ कलेक्टर की माँ, अरे भैया खाना लगा दो। कहीं अपने बेटे की कलेक्टर बनने की खुशी में अपने गरीब पति को भूल तो नहीं गई? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं कलेक्टर की माँ हूँ तो आप भी तो कलेक्टर के पिताजी हो। चलिए, अब बहुत रात हो गई है, आप खाना खाकर सो जाइए। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ सालों बाद माधव राजू को फोन लगता है, लेकिन राजू फोन नहीं उठाता। अरे राजू की माँ, मैं राजू को कितनी देर से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। शायद उसका फोन खराब हो गया होगा। सुनिए जी, राजू को गए हुए कितने साल हो गए हैं। मुझे उसकी बहुत याद आती है। पता नहीं वो कैसा होगा, समय पर खाना खाता भी होगा या नहीं। अरे तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम ही शहर चलते हैं ना, वो हमें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन तुम उसके सामने रोना मत, नहीं तो वो तुम्हें रोते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाएगा और हमसे वो शहर में रहने के लिए ही बोलेगा। लेकिन हम तो हमेशा ही इसी गांव में ही रहेंगे। सुनिए जी, वो हमको याद तो करता होगा ना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले तो वो हमारे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह पाता था, लेकिन अब तो उसकी मजबूरी है ना। अगले दिन दोनों शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे राजू की माँ, तुमने सारा सामान तो रख लिया है ना? और ये विष्णु की दुकान की जलेबियाँ। राजू को ये जलेबियाँ बचपन से ही बहुत पसंद है। इनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत करो, मैंने सब कुछ रख लिया है। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों शहर पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढते राजू का ऑफिस भी मिल जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे तुम दोनों अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ एक राजू नाम का ऑफिसर काम करता है, वो हमारा बेटा है। क्या तुम उसे बुला सकते हो? क्या आप सेठ जी के माता पिताजी हो? आप अंदर आइए, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड राजू की ऑफिस में जाता है। सेठ जी, आपके माता पिता आए हैं और बोल रहे हैं कि राजू को बुला दीजिए। क्या मेरे माता पिताजी आए हैं? इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को तो चैन ही नहीं है। चलो ठीक है, उन्हें बुलाकर लाओ। कुछ देर बाद माता पिता अंदर आते हैं। बेटा कैसा है तू? अरे पिताजी, आप दोनों शहर में क्यों आ गए? अरे बेटा, तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए, और वैसे भी तेरी माँ को तेरी बहुत याद आ रही थी। अरे पिताजी, तो एक फोन ही कर देते, मैं ही वहां आ जाता। हाँ बेटा, मैंने तुझे बहुत फोन लगाए थे, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था।
तो कुछ देर रुक जाते। आपके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं, इनसे कितनी बदबू आ रही है। आप अपने सम्मान का तो नहीं, कम से कम मेरे सम्मान की लाज रख लेते। फिर राजू अपने पिता को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए पिताजी, इन पैसों से आप अपने लिए और माँ के लिए कुछ कपड़े ले लेना और चप्पल भी ले लेना और वहीं से घर लौट जाना। मैं ही तुमसे मिलने के लिए वहां आ जाया करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो, मैं तेरे लिए वही बचपन वाली जलेबियां लेकर आया हूँ। अब मुझे ये सस्ती जलेबियां अच्छी नहीं लगती, आप इन्हें ले जाओ और रास्ते में खा लेना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर दोनों अपने घर लौट आते हैं। सुनिए जी, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे बेटे ने हमसे किस तरह बात करी। अरे गोपी, उसमें गलती उसकी नहीं, हमारी ही थी, जो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इन फटे पुराने कपड़े के साथ ही उसके ऑफिस में चले गए। आखिर वो वहां का सबसे बड़ा अधिकारी जो है। ऐसे ही पूरे 5 महीने बीत जाते हैं। सुनिए जी राजू, कितने दिनों से घर नहीं आया है और ना ही उसने फोन लगाया है। अब तो हम उसके पास जा भी नहीं सकते। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं उसे अभी फोन लगा देता हूँ। फिर वो अपने बेटे को फोन लगता है और कहता है, अरे बेटा राजू, तेरी माँ की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तू जल्दी से अपने घर आ जा। राजू जल्दी से अपने घर आ जाता है और वो घर आकर देखा है कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई है। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर मुझे फोन क्यों लगाया? अरे बेटा, फोन नहीं करते तो क्या करें। तू तो हमें कभी फोन लगाता भी नहीं है और वहाँ आने भी नहीं देता। हमारे पास बस एक यही रास्ता था। आखिर इस बहाने से तू हमसे मिलने तो आ गया बेटा। हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है। हम चाहते हैं कि तेरी उस लड़की से शादी हो जाए और बेटा तू शादी करके ही शहर जाना। माँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं गांव की गवार लड़की से शादी करूंगा? अरे बेटा, तो तू ही बता देना कि तू कैसी लड़की से शादी करना चाहता है। पिताजी, मैंने शहर में एक लड़की से शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर भी ली और हमें बताया भी नहीं? अरे तो तुम्हें बात कर क्या हो जाता। अब मैं शहर जा रहा हूँ, दोबारा ऐसी घटिया काम मत कर देना। बेटा इतनी दूर से आया है, कम से कम एक दिन तो रुक जा। अब मुझे ऐसे झूठे लोगों के यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना। अच्छा बेटा, तो तू खाना तो खा ही सकता है ना। मुझे नहीं खाना गवारों वाला खाना। अब मैं रेस्टोरेंट में वीआईपी खाना खाता हूँ। अरे बेटा, तू इसी खाने को खाकर इतना बड़ा हुआ है और आज तू इसी खाने को गवारों वाला खाना बोल रहा है। थोड़ी तो शर्म कर ले। माँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, आपकी बहू घर पर अकेली होगी। राजू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राजू के माँ पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा बेटा कितना निर्दय हो गया है, उसे तो हमारी कभी याद भी नहीं आती। तुम चिंता मत करो, ये तो हमारे कर्मों का ही फल है। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है और मुरली को राजू का फोन आता है। पिताजी, आप दादा बन गए हो। ऐसी शुभ अवसर पर मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। अगर आप दोनों आ सको तो अवश्य ही आना। अगले दिन वो दोनों राजू के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, मुझे मेरे पोते से तो मिला दे। मैं भी तो देखो आखिर किस पर गया है। अरे माँ, आपके हाथ गंदे हैं, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे बेटा, तो तू दूर से ही दिखा दे। तो आप यहीं से देख लीजिए, उसकी नानी उसे खिला रही है। अरे राजू जी, आइए और अपने माता पिताजी के साथ फोटो खिंचवा लीजिए। राजू अपने माता पिता के पास जाता है। माधव और गोपी दोनों खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजू पीछे से जाकर अपनी सास के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माँ चलिए फोटो खिंचवा लीजिए। बेटा, तू अपने माता पिता को ले जा। फोटो खिंचवाने के लिए मैं बाद में खिंचवा लूंगी। अरे नहीं, आप भी तो मेरी माँ ही हो ना। आपने इन दोनों के कपड़े नहीं देखे, कितने गंदे हैं। मैंने इन्हें कई बार मना किया है, शहर आया करो तो अच्छे कपड़े पहनकर आया करो, लेकिन ये दोनों तो हमेशा ही पागलों जैसे उठे हुए चले जाते हैं। जब ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते तो आते ही क्यों हैं इस घर में? मुझे तो इन दोनों को अपने माता पिता करने में भी शर्म आती है। इतना सुनकर माधव को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, अच्छा बेटा, तो ऐसी बात है,
लगता है तू सब भूल गया है। तू जिस पागल की बात कर रहा है उसी ने तुझे अपना खून पसीना बहाकर इतना बड़ा किया है, और तू जिन गंदे कपड़ों की बात कर रहा है उसी ने तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर विद्यालय लेकर जाता और लेकर आता था। तब तुझे ये कपड़े गंदे या मेले नहीं दिखते थे। तेरा भविष्य बनाने के चक्कर में मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, दिन रात यह करके संघर्ष किया, और आज तू कामयाब हो गया है तो इस बूढ़े माँ बाप से तुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हम ही पागलों की तरह हमेशा तेरे पास आ जाते हैं। अब तू याद रखना, हम दोनों आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही तेरा कभी फोन उठाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा व्यक्ति समझती थी, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी भी लगवा दी, और आज तुम उन्हीं से इस तरह से बात कर रहे हो, तो सोचो कि कल को तुम मुझसे कैसे बात करोगे। जब तुम अपने माता पिता के नहीं हुई तो मेरे क्या हो गए। आज से हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर राजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग कृपया करके मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सच में पूजनीय माता पिता से बहुत बुरा व्यवहार किया है। माँ, पिताजी, आपसे आप लोगों को गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप लोग मेरे साथ शहर में ही रहिए, और मैं वचन देता हूं कि मैं दोबारा आप लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, हमेशा आपकी सेवा करूंगा। फिर वो सभी लोग आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीताराम, राधे राधे।